हेलो बच्चे। क्लास 11th का एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बड़ा छोटा सा चैप्टर है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है और जिसका वेटेज नीट के एग्जाम में बहुत हाई है। ये मैक्सिमम 4 से 5 लेक्चर चलता है इसका और क्वेश्चन का नंबर मैं बताऊं तो किसी साल 3 क्वेश्चन से कम आए नहीं है। अगेन इन 2024 3 to 4 क्वेश्चन, 2023 3 to 4 क्वेश्चन, तो मतलब इसका वेटेज बहुत हाई है बच्चे। बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। लोगों को ये चैप्टर पढ़ने में थोड़ा मुश्किल भी होता है क्योंकि भूल जाते हैं बार बार चीजों को, है ना। तो मैं कोशिश करूंगा आपको इंटरेस्ट के साथ इसको याद करवाऊं, इसके हर फैक्टर को समझाऊं, क्या होता है डिप्लॉयड, क्या होता है हैप्लॉयड, कैसे पोलैरिटी लेवल चेंज होता है या कैसे एक सेल से दूसरा सेल बनता है, क्या कुछ रीजन रहा होगा। मैं सारी बातों को आपको इंटरेस्ट के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। थ्रू आउट द लेक्चर आप कंटिन्यू रहेंगे, बीच में कोई भी लेक्चर स्किप नहीं होना चाहिए और अगर कोई बातें ना समझ में आए तो उसको दोबारा रिपीट करके हम लोग देख लेंगे। डन। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर के हेडिंग के साथ। हमारे चैप्टर का हेडिंग है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। व्हाट अबाउट द सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, है ना। तो पहले पॉइंट के साथ मैं स्टार्ट करता हूं। एक्चुअली में सेल का डिवीजन क्या होता है इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं। तो एक छोटा सा सेल था, बड़ा छोटा सा आपको सेल देखने को मिल रहा था, एक छोटा सा सेल देखने को मिल रहा था। ये छोटा सा सेल था हमारे पास, इसका साइज बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है, ये साइज ग्रोथ किया, ग्रोथ करने के बाद ये खुद से डिवाइड कर गया, है ना। डिवाइड करके 2 सेल का फॉर्मेशन कर लिया। दिस इज अबाउट द मदर सेल एंड दिस इज अबाउट द डॉटर सेल। इसको आप बोल सकते हैं यहाँ पे मदर सेल बोल सकते हैं, मदर सेल ना, मदर सेल बोल दिए यहाँ पे हम लोग, और इसको बोल लीजिएगा यहाँ पे डॉटर सेल, है ना। ये डॉटर सेल हो गया, डॉटर सेल, है ना, डॉटर सेल, ठीक है। देन दिस इज अबाउट द सेल डिवीजन। एक सेल से 2 सेल का बनना विद थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड एज व्हाट, सेल डिवीजन, है ना। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि सर एक्चुअली में सेल डिवाइड ही क्यों करता है, पर्पस क्या है सेल के डिवीजन का। सिंपल सी बातें हैं कि सेल डिवीजन का कई सारा पर्पस होता है। सबसे पहला पर्पस है कि हमारा जो लाइफ है ना सिंगल सेल से स्टार्ट होता है। चाहे कोई सा भी ऑर्गेनिज्म हो, यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक हो, सबका जो लाइफ है ना स्टार्ट होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से ही, एक सिंगल सेल से स्टार्ट होता है। सर ह्यूमन बींग्स के भी केस में ऐसा ही है क्या? जी हाँ बच्चे, ह्यूमन बींग्स के भी केस में ऐसा ही है ना। 2 गैमेट, एक स्पर्म और दूसरा ओवम फ्यूज किया और ये एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। सर डिप्लॉयड और हैप्लॉयड, अच्छा ये मैं थोड़ा आगे बढ़ के बताऊंगा कि हैप्लॉयड स्ट्रक्चर क्या होता है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर क्या होता है। तो मैं एक सिंपल सी बातें कर रहा था। यहाँ पे आपको एक एग सेल देखने को मिल रहा था और दूसरा आपको स्पर्म सेल देखने को मिल रहा था, ये आपको स्पर्म सेल देखने को मिल रहा था। ये दोनों ही सेल की बात कर लूं, इसका नाम गैमेट पड़ता है, दोनों ही हैप्लॉइड है और ये दोनों मिलके किसका फॉर्मेशन करेगा, तो एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा जो कि आपको डिप्लॉयड नेचर का होगा, जिसका नाम हम लोग देते हैं जाइगोट। क्या नाम देते हैं? जाइगोट। अब इस जाइगोट में फर्दर डिवीजन होता चला जाता है, डिवाइड करके ये क्या बना लेता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेता है। ये डिवाइड करके बोल लीजिएगा यहाँ पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेगा। व्हाट अबाउट द एम्ब्रियो, बोल लीजिएगा ये सेल का ग्रुप है, बहुत सारे सेल का ग्रुप है और सारे के सारे सेल यहाँ पे कैसे होंगे, तो बेटा बोलना है आपको डिप्लॉयड होंगे। यहाँ पे सारे के सारे सेल डिप्लॉयड होंगे, बाद में यही कन्वर्ट होगा फीटस में और यही फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा नियोनेटल बेबी में। देन अगले पॉइंट पे आता हूं। अब सिंगल सेल से मिलियंस ऑफ सेल में जैसे जैसे हमारे बॉडी में ग्रोथ होता चला जाता है, एक जाइगोट से बन रहा है क्या, बोल सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में जाते हैं, मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला, अलग अलग स्टेजेस में जा रहे हैं और फर्दर इतना ज्यादा सेल डिवीजन होता है कि मिलियंस ऑफ सेल यहाँ पे ग्रुप के रूप में आ जाता है। हो सकता है ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर ले, हो सकता है ये ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल का हो या मिलियंस ऑफ सेल का हो, ठीक है। अगले पॉइंट पे आता हूं। तो बातें आती है कि इतने सारे सेल का फॉर्मेशन हुआ कैसे होगा, तो सिंपल सा फैक्ट बताएंगे। सर यहाँ पे क्या चल रहा होगा, सेल डिवीजन चल रहा होगा। क्या चल रहा होगा, तो सेल डिवीजन के थ्रू मिलियंस ऑफ सेल बना होगा, है ना, मिलियंस ऑफ सेल बना होगा। सर जैसे कुछ बता सकते हैं क्या, बेटा एक सेल था यहाँ पे
एक सेल डिवाइड किया तो कितने सेल बन गए? 2 सेल। दूसरा सेल डिवाइड किया तो कितने सेल बन गए? 4 सेल। और ये चारों सेल डिवाइड करते हैं तो कितने बन जाएंगे? 8 सेल। और ये आपको 16 सेल का फॉर्मेशन करेगा, और ये 32 सेल का फॉर्मेशन करेगा, फर्दर 64 सेल का फॉर्मेशन करेगा, और ये धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि एक बार में एक सेल डिवाइड किया 2 सेल, अब ये दोनों सेल डिवाइड करेगा, दोनों से 2 2 कितना? 4। 4 से चारों सेल डिवाइड करेगा, चारों से 2 2 कितना? 8। 8 सेल डिवाइड करेगा, 8 से 2 2 कितना? 16। और इसी तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। दिस इज अबाउट द सेल डिवीजन। और मिलियंस ऑफ सेल जो बनता है ना, इसी प्रोसेस के थ्रू बनता चला जाता है। सो ये एक सिंपल सी बातें समझ में आई। सेल डिवीजन का एक पर्पस समझ में आया। क्या पर्पस समझ में आया? सिंपल सा कि हमारा जितना भी इस अर्थ सरफेस पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब सेल के बने हुए हैं, और सिंगल सेल से इसका लाइफ ओरिजिनेट करता है। तो सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर स्टेज में जाने के लिए जो पार्ट रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड व्हाट? सेल डिवीजन। अगले पॉइंट पे आता हूं। तो अगले पॉइंट की बात कीजिएगा, हमारे पास है दूसरा पर्पस सेल डिवीजन का। अब मान लीजिए हमारे पास एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे छोटा सा लिफ आपको देखने को मिल रहा था। इस छोटे से लिफ की बात कर लेता हूं। इस लिफ का साइज यहाँ पे बढ़ना है, इस लिफ का साइज बढ़ना है। तो लिफ का साइज बढ़ेगा, दैट मीन्स आप क्या बताइएगा? लिफ का साइज बढ़ने के साथ साथ इसके अंदर नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा होगा। नंबर ऑफ सेल बढ़ने के लिए क्या चाहिए? नंबर ऑफ सेल बढ़ने के लिए सेल को डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ डैमेज भी हो गया, यहाँ पे कुछ डैमेज हो गया, तो इस डैमेज सेल के जगह पे नए सेल लाने के लिए भी कौन सा पार्ट होगा? तो ग्रोथ ही होगा। तो ग्रोथ और रिपेयर के लिए क्या चाहिए? सेल डिवीजन चाहिए। इवन गैमेट के फॉर्मेशन के लिए भी आप क्या बोल लीजिएगा? गैमेट के फॉर्मेशन के लिए भी सेल डिवीजन चाहिए। मेल गैमेट अस्पर्म की बात कर सकते हैं, फीमेल गैमेट ओवम की बात कर सकते हैं। इन सारे प्रोसेस के लिए आपको क्या चाहिए? सेल डिवीजन ही चाहिए, है ना। तो ग्रोथ के लिए कौन सा सेल डिवीजन चाहिए? तो आप बोल लीजिएगा यहाँ पे माइटोसिस चाहिए, है ना। और गैमेट बनाने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या बोल सकते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली गैमेट मैक्सिमम बोल सकते हैं कि ऑलवेज बनता है। कहां पे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। हो सकता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट बने या ना भी बने, है ना। तो यहाँ पे आप बोल लीजिएगा गैमेट बनाने के लिए मियोसिस। एक जनरल ट्रेंड बता रहा हूं, ये 100% एप्लीकेबल नहीं है। कुछ ऑर्गेनिज्म में गैमेट बनाने के लिए माइटोसिस भी होता है, और मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म में मियोसिस होता है। तो मैक्सिमम की बातें किया हूं, क्या बता लेंगे? ये मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म में गैमेट बनाने के लिए मियोसिस होता है। सिंपल सा अभी 2 बात मैं बताया हूं। जैसे कि आप बोल सकते हैं सेल डिवीजन का पर्पस क्या होता है? सेल डिवीजन का सिंपल सा पर्पस है कि मिलियंस ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल बढ़ाने के लिए, है ना, या मिलियंस ऑफ सेल बनाने के लिए, एक सेल से मिलियंस ऑफ सेल बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सेल को डिवाइड करवाना पड़ेगा। दैट इज अबाउट द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के लिए फर्दर आपको 2 स्टेप में चलना पड़ेगा। पहले सेल का ग्रोथ होगा, फिर जाके ये डिवाइड करेगा, है ना। सेल डिवीजन 2 तरह का देखने को मिलता है। पहला है हमारे पास माइटोसिस और दूसरा है मियोसिस। एक और देखने को मिलता है, तीसरे नंबर पे आप आ सकते हैं। तो तीसरा नंबर हमारे पास आ जाता है ए माइटोसिस, है ना। ए माइटोसिस बिना कोई सीक्वेंशियल ऑर्डर को फॉलो किए हुए सेल डिवाइड कर लेता है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं ए माइटोसिस, जो किसमें देखने को मिलता है? बैक्टीरिया में देखने को मिलता है ना। इसमें ना इंटरफेज आ रहा है ना एम फेज आ रहा है, डायरेक्टली सेल डिवाइड कर जाता है। देन ऐसा डिवीजन किसमें देखने को मिलता है? बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। माइटोसिस की बात करता हूं। माइटोसिस का दूसरा नाम जो पड़ता है इक्विसनल डिवीजन पड़ता है। इक्विसनल डिवीजन क्यों पड़ता है, इस बात को मैं समझाता हूं। अगर कोई सेल है उसमें डिप्लॉयड 2n क्रोमोसोम है। सर डिप्लॉयड और हैप्लॉयड ही पहले समझा दीजिए तो आगे की चीजें समझ में आएंगी। चलिए मैं पहले डिप्लॉयड और हैप्लॉयड ही समझा देता हूं, क्या होता है डिप्लॉयड और क्या होता है हैप्लॉयड, इस बात को समझाता हूं। चलिए आइए देखिएगा, एकदम आराम से समझेंगे, कोई जल्दी नहीं है हमें, एकदम आराम से समझेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास ह्यूमन का एक सेल है, ये ह्यूमन का एक सेल ले रहा हूं, ह्यूमन का एक सेल है ना, ह्यूमन सेल। देन ये ह्यूमन का सेल है। ह्यूमन के सेल में ये आपको न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है, ठीक है। एकदम चीजों को सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं। ह्यूमन का सेल है, ह्यूमन के सेल में ये आपको न्यूक्लियस देखने को मिल रहा था, न्यूक्लियस था। देन इस न्यूक्लियस की बात कर लूं तो यहां पे आपको न्यूक्लियो
न्यूक्लियोलस देखने को मिल रहा है और बीच में आपको न्यूक्लियोप्लाज्म देखने को मिल रहा है। इस न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमेटिन मटेरियल होगा, ये इसमें क्या होगा बोल लीजिएगा, ये आपको क्रोमेटिन मटेरियल दिख रहा है, क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन मटेरियल देखने को मिल रहा है। डन। यही क्रोमेटिन मटेरियल बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगा तो बोल लीजिएगा क्रोमोसोम में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा। बाद में कंडेंस करके यही क्रोमेटिन मटेरियल क्रोमोसोम बना देता है। अगर मैं पूछूं ह्यूमन के सेल में कितने क्रोमोसोम हैं तो आप बोलते हैं सर 46 क्रोमोसोम है। ह्यूमन के सेल में 46 क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। ह्यूमन के सेल में 46 क्रोमोसोम है। अब ये 46 को और मैं क्या लिख सकता हूं? 23 पेयर भी तो आप बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? 23 पेयर क्रोमोसोम है। 23 पेयर कहने का मतलब क्या? जैसे अगर मैं बोलूं ये आपको क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट दिख रहा है, ये क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट दिख रहा है ना, तो क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट का कितना कॉपी होगा तो बोलेंगे सर क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट का 2 कॉपी देखने को मिलेगा। ये क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट का पहला कॉपी था, ये क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट, ये क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट, एक ही जैसा 2 क्रोमोसोम है ना। इन दोनों क्रोमोसोम का नाम देते हैं हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या नाम देते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। ये आपको होमोलोगस क्रोमोसोम दिख रहा था। अब इसी तरह से मैं पूछूं क्रोमोसोम नंबर सेकंड का कितना कॉपी होगा तो बोलेंगे सेकंड का 2 कॉपी होगा। थर्ड का कितना कॉपी होगा तो थर्ड का भी 2 कॉपी होगा। और इसी तरह अप टू 22 तक चले जाएंगे तो कितना कॉपी दिखेगा, है ना, ये आपको दिखेगा। बोल लीजिएगा क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट का 1 कॉपी 2 कॉपी दिख रहा था, है ना, फर्स्ट का 2 कॉपी है, सेकंड का भी कितना कॉपी है? 2 कॉपी है, थर्ड का भी कितना कॉपी है? 2 कॉपी है, फोर्थ का भी कितना कॉपी है? 2 कॉपी है। अगर मैं बोलूं फिफ्थ का कितना कॉपी है तो क्या बोलेंगे? फिफ्थ का ये क्रोमोसोम मैं एक जगह बना दिया हूं, बाकी सब जगह भी क्रोमोसोम आप बना सकते हैं। फिफ्थ का भी कितना कॉपी है तो बोल लीजिएगा 2 कॉपी है। सिक्स का भी कितना कॉपी है तो बोल लीजिएगा 2 कॉपी है। अप टू 22 तक क्या बोल लीजिएगा? 2-2 कॉपी देखने को मिल रहा था। अप टू 22 तक 2-2 कॉपी देखने को मिल रहा था। और कुल मिला के हमारे पास कितने क्रोमोसोम हो गए? 44 क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम का नाम क्या दीजिएगा? ऑटोसोमल क्रोमोसोम। क्या नाम दीजिएगा? ऑटोसोमल क्रोमोसोम, है ना। इसका नाम दीजिए ऑटोसोमल क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। बताइए यहां तक चीजें क्लियर है? अच्छा अगले पॉइंट पे आ जाइएगा। अगले पॉइंट पे हमारे पास अब कंडीशन ये देखने को मिलता है, या तो एक्स एक्स कहने का मतलब 2 कॉपी लास्ट का भी दिखा, या कंडीशन क्या दे सकता है? एक एक्स क्रोमोसोम है और दूसरा कौन सा क्रोमोसोम है? वाई क्रोमोसोम है ना। तो इस केस में आप क्या बोल लीजिएगा? इस केस में आप बोल लीजिएगा फीमेल बोल लीजिएगा, है ना। एक्स एक्स दोनों क्रोमोसोम है तो क्या बोल लीजिएगा? फीमेल। और इस कंडीशन में क्या नाम दीजिएगा? मेल नाम दीजिएगा, है ना, ये मेल। एक्स एक्स क्रोमोसोम है, एक्स का 2 कॉपी है तो फीमेल, और एक एक्स का कॉपी है, दूसरा कॉपी किसका है? वाई का, तो आप क्या बोल लीजिएगा? मेल है। अच्छा अब इन दोनों क्रोमोसोम को आप क्या नाम दे देंगे? आप इसका नाम दे देंगे सेक्स क्रोमोसोम। क्या नाम देंगे? सेक्स क्रोमोसोम। यहां तक मैं समझता हूं आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। अब देखिएगा, मैं नीचे वाला कंडीशन को आप बोलेंगे तो मैं नीचे वाला कंडीशन को मिटा दूंगा, क्योंकि एक ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए मैं इस पार्ट को ही हटा देता हूं, ठीक है। डन। अब देखिएगा, अगर मैं यहां पे बात करूं सारे क्रोमोसोम के सेट की, है ना, ये एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम का सेट हो गया। ये पर्टिकुलर क्रोमोसोम का सारे क्रोमोसोम इसमें आते हैं, एक सेट हो गया। और ये क्या बोल लीजिएगा? इस तरह से सारे क्रोमोसोम के कितने सेट हो गए? तो यहाँ पे बोल लीजिएगा सर ये सारे क्रोमोसोम के 2 सेट हो गए, है ना। अगर मान लीजिए किसी सेल में मात्र यही एक सेट मिले, है ना, सिर्फ एक ही सेट मिल रहा है, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, है ना, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, तो आप क्या नाम दीजिएगा? इसका नाम दे दीजिएगा हैप्लॉइड। क्या नाम दीजिएगा? हैप्लॉइड। डन। बातें समझ में आई होगी। जैसे क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट का 1 कॉपी दिख रहा है, क्रोमोसोम नंबर सेकंड का 1 कॉपी, थर्ड का भी 1 कॉपी, फोर्थ का भी 1 कॉपी, फिफ्थ का भी 1 कॉपी, सारे क्रोमोसोम के मात्र एक एक कॉपी ही मिल रहे हैं, देन क्या बोल लीजिएगा? हैप्लॉइड। अच्छा अगर 2 सेट है सारे क्रोमोसोम का, 2 सेट ऑफ ऑल क्रोमोसोम, ऑल क्रोमोसोम, देन आप क्या बोल लीजिएगा? इसको डिप्लॉयड। क्या बोल लीजिएगा? डिप्लॉयड।
देन अच्छा ज्यादा है, 3 है तो ट्रिप्लॉइड, 4 है तो टेट्राप्लॉइड, और बहुत सारा है मेनी सेट, है ना, मेनी सेट ऑफ ऑल क्रोमोसोम, देन आप इसको क्या बोल लीजिएगा, पॉलीप्लॉइड। क्या बोल लीजिएगा, पॉलीप्लॉइड। मैं समझता हूं हैप्लॉइड और डिप्लॉइड टर्म समझ में आया होगा। जैसे मैं बोलूं यहाँ पे 2 सेल ले रहा हूं, ये पहला सेल दिख रहा है, ये हमारे पास दूसरा सेल, न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट का एक कॉपी दिख रहा है, सेकंड का भी एक कॉपी दिख रहा है ना। ये एक क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट था, ये क्रोमोसोम नंबर सेकंड है। बताइएगा, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट का एक कॉपी दिख रहा है, क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट का यहाँ पे एक कॉपी दिख रहा है, क्रोमोसोम नंबर सेकंड का यहाँ पे एक कॉपी दिख रहा है, सॉरी सेकंड का यहाँ पे एक कॉपी दिख रहा है, और सेकंड का यहाँ पे एक कॉपी दिख रहा है। बताइएगा इस सेल का नाम क्या दूं? सारे क्रोमोसोम के सेट कितने आ रहे हैं यहाँ पे, एक एक आ रहे हैं ना, तो हैप्लॉइड बोल लूं या डिप्लॉइड बोलूं? तो बोलना पड़ेगा सर इसको तो हैप्लॉइड बोलना पड़ेगा। और सारे क्रोमोसोम के कितने सेट आ रहे हैं, 2-2 सेट आ रहे हैं, तो इसको क्या बोलना पड़ेगा, डिप्लॉइड बोलना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं हैप्लॉइड और डिप्लॉइड स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा, क्या होता है हैप्लॉइड, क्या होता है डिप्लॉइड। वापस मैं अपने पॉइंट पे ही आता हूं, देखिएगा। तो यहां पे मैं बता रहा था, माइटोसिस की बात कर रहा था। किसकी बात कर रहा था मैं? माइटोसिस की बात कर रहा था। अगर कोई डिप्लॉइड सेल है जिसमें डिवीजन होना है ना, वो मदर सेल कहला रहा है, और डिप्लॉइड है ये। डिप्लॉइड से डॉटर सेल भी बन रहा है, वो भी आपको डिप्लॉइड ही बन रहा है। कैसे बनेगा वो मैकेनिज्म भी मैं आपको बताऊंगा, पूरा डिटेल्स में बताऊंगा, बस अभी रिलैक्स मोड से समझना है। तो अगर डिप्लॉइड से डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन, मदर सेल भी डिप्लॉइड है, डॉटर सेल 2 बना है, दोनों ही डिप्लॉइड है, तो ऐसे डिवीजन को हम लोग क्या बोल देते हैं, इक्वेशनल डिवीजन, और बोल देते हैं माइटोसिस। और या इसके अलावा बोल सकते हैं हैप्लॉइड मदर सेल से 2 डॉटर सेल बना और दोनों ही हैप्लॉइड है, देन आप इसको भी क्या बोल सकते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। नहीं, जितना मदर में क्रोमोसोम उतना ही डॉटर सेल में। अगर यही ऐसा हो कि अगर मदर सेल में, यहां पे मदर सेल में आपको 2n देखने को मिल रहा है ना, और यहाँ पे माइटोसिस सॉरी मियोसिस फर्स्ट हो, और यहाँ पे आ जाए 2 डॉटर सेल जो बना है, इन दोनों डॉटर सेल में आपको क्या देखने को मिले, इन दोनों डॉटर सेल में क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस हो जाए, है ना। अब इसके द्वारा आपको मियोसिस यहाँ पे सेकेंड होगा, मियोसिस सेकेंड होगा, यहाँ पे भी मियोसिस सेकेंड यहाँ पे भी होगा, है ना। और बोल लीजिएगा यहां से 2 डॉटर सेल बना, दोनों आपको क्या देखने को मिल रहा है, हैप्लॉइड देखने को मिल रहा है। सर ये तो थोड़ा गड़बड़ आप बता रहे हैं, पता नहीं क्या चल रहा है, रिडक्शन डिवीजन बोलूं मैं इसको, या इक्वेशनल डिवीजन बोलूं, या दोनों का मिक्सअप बोलूं, जो समझ नहीं आ रहा है। तो मैं समझा रहा हूं आपको, चिंता नहीं करने वाली बात है। कि पहले पॉइंट पे आ जाता हूं, यहां देखिएगा, ये वाला मियोसिस स्टेज फर्स्ट था। क्या है? मियोसिस स्टेज फर्स्ट। तो मियोसिस स्टेज फर्स्ट में आप क्या देख पा रहे हैं, क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस हो रहा है, तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, रिडक्शन डिवीजन। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अच्छा, अब बताइएगा, ये डिप्लॉइड से सॉरी हैप्लॉइड से हैप्लॉइड का ही फॉर्मेशन। अब यहां पे क्या देखेंगे, ये हैप्लॉइड सेल किसकी तरह काम कर रहा है, मदर सेल की तरह काम कर रहा है, और मदर सेल से डॉटर सेल जो बन रहे हैं, जितना क्रोमोसोम मदर सेल में उतना ही तो डॉटर सेल में भी दिख रहा है ना, तो आप इसको क्या बोल लीजिएगा, इक्वेशनल डिवीजन बोल लीजिएगा। कोई दिक्कत क्या? नहीं। तो यहां पे बोलिएगा हैप्लॉइड से हैप्लॉइड का फॉर्मेशन हो तो इक्वेशनल, और डिप्लॉइड से हैप्लॉइड, या टेट्राप्लॉइड से डिप्लॉइड, या हेक्साप्लॉइड से ट्रिप्लॉइड बने। मतलब क्रोमोसोम का नंबर हाफ होना जरूरी है, तभी तो बोलेंगे ना रिडक्शन डिवीजन। अरे भाई नाम ही तो है रिडक्शन, किसको बोलते हैं, रिड्यूस हो जाना, क्रोमोसोम का नंबर कम हो जाना। पहले 46 था, अब 23 हो गया, पहले 48 था, अब 24 हो गया, पहले 20 था, अब 10 हो गया। बातें समझ में आ रही है क्या? तो मैं आपको बताया कि रिडक्शन डिवीजन करने का मतलब सिंपल सा था, क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस हो जाना। राइट, अगले पॉइंट पे तो मैं समझता हूं कि माइटोसिस और मियोसिस में अंतर समझ में आया होगा। थोड़ी सी बातें, बस एक पॉइंट मैं पूछ रहा हूं, अगर डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल बन रहा है तो आप क्या बोलेंगे, मियोसिस। अगर डिप्लॉइड से डिप्लॉइड का ही फॉर्मेशन तो माइटोसिस, हैप्लॉइड से हैप्लॉइड का ही फॉर्मेशन तो आप क्या बोलेंगे, माइटोसिस। मैं समझता हूं एक छोटा सा टर्म मियोसिस और माइटोसिस क्या होता है आपको समझ में आई होगी। अगले पॉइंट पे आता हूं। अब वो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कोई ऐसा एनिमल्स है जिसमें माइटोसिस होता है हैप्लॉइड सेल में। भाई मैं थोड़ा सा मैकेनिज्म बताता हूं और आप ऑर्गेनिज्म का नाम बताएंगे। हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है जिसको मैं बोलता हूं हनी बी, है ना। ये हमारे पास हनी बी है।
हनी बी। देन अगर मैं हनी की बी की बात करता हूं तो इसमें दो प्रजाति देखने को मिलती है। पहला प्रजाति है फीमेल की बात करता हूं, है ना, और दूसरा प्रजाति है जो मेल की बात करता हूं, ना, मेल की बात करता हूं। अगर मैं बात कर लूं तो फीमेल ऑलवेज डिप्लॉयड होती है और अगर मेल की बात कर लूं तो ऑलवेज हैप्लॉयड होता है। अब इस फीमेल में दो प्रजाति देखने को मिलती है। पहला तो है हमारे पास क्वीन जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है, नए ऑर्गेनिज्म को बनाती है, लेकिन अगला जो हमारे पास है वो वर्कर बी कभी भी रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। ये आपके पास है वर्कर बी। डन। और ये हम बात कर सकते हैं मेल की, तो मेल का अलग से नाम दिया जाता है, ड्रोन नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? ड्रोन नाम दिया जाता है। ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो मैं एक पॉइंट से आपको हिंट भी कर दे रहा हूं, ये क्या बोल लीजिएगा, फर्टाइल या स्टेराइल, तो क्या बोलिएगा, फर्टाइल। यहां पे मैं बात कर लूं तो इसको आप क्या बता दीजिएगा, स्टेराइल, है ना, और इसकी बात कर लीजिएगा तो आप इसको क्या बता दीजिएगा, फर्टाइल बोल लीजिएगा। देन मैं समझता हूं ये बातें यहां तक समझ में आई होगी। अच्छा एक बात और मैं पूछूं, क्यून की बात करता हूं तो क्यून कैसी थी, हैप्लॉइड या डिप्लॉयड? सर क्यून तो फीमेल की पार्ट है ना, तो ये डिप्लॉयड थी। वर्कर बेबी कैसा, डिप्लॉयड बट स्टेराइल। ड्रोन कैसा, हैप्लॉइड। डन। अगर यहां से मैं गैमेट बनाने की बात करूं तो गैमेट यहां पे कौन से डिवीजन के थ्रू बनेगा? सर आप कैसे बताएंगे कौन सा डिवीजन होगा? बेटा एक बात आपको याद रखनी है कि गैमेट आर ऑलवेज हैप्लॉइड। Either the organism is diploid or haploid, gamete are always haploid. organism कैसा भी हो, हैप्लॉइड हो, डिप्लॉइड हो, कुछ भी हो, उसमें बोल लीजिएगा गैमेट कैसा होगा, हैप्लॉइड वाला ही होगा। जाइगोट, जाइगोट की बात कीजिएगा, ये हर हमेशा कैसा होता है, डिप्लॉइड ही होता है। अब देखिएगा इस क्यून की मैं बात करता हूं तो क्यून में मियोसिस होगा और मियोसिस के थ्रू क्या बन जाएगा, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। इसको आप क्या नाम दीजिएगा, फीमेल गैमेट। क्या नाम दीजिएगा, फीमेल गैमेट नाम दीजिएगा। ये फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कर लिया। तो फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन किसके थ्रू, मियोसिस के थ्रू। अब अगली बात सुनिए, अगर मैं मेल की बात करता हूं तो मेल तो पहले से हैप्लॉइड है, क्या यहाँ पे मियोसिस हो सकता है? क्या मियोसिस यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे माइटोसिस होगा। क्या होगा, माइटोसिस होगा, और माइटोसिस के थ्रू हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा। इसको आप बोल लीजिएगा मेल गैमेट। क्या बोल लीजिएगा, मेल गैमेट बोल लीजिएगा, है ना, मेल गैमेट हो गया। अगर मान लीजिए कि ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिला तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, जाइगोट का। किसका, जाइगोट का। जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये जाइगोट हर हमेशा कैसे होगा, डिप्लॉइड। हैप्लॉइड और हैप्लॉइड मिलके क्या बना लिया, जाइगोट बना लिया। जाइगोट कैसे है, डिप्लॉइड। अगर ये फीमेल गैमेट बिना फर्टिलाइजेशन का फॉर्मेशन किया, विदाउट फर्टिलाइजेशन, है ना, विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो आप क्या बोल लीजिएगा, ये किसका फॉर्मेशन करेगा, मेल का फॉर्मेशन करेगा। सर ये जो जाइगोट जो बनी थी फीमेल की फॉर्मेशन, तो उसमें क्यून और वर्कर भी कैसे? अगर इस जाइगोट को रॉयल जेली मिला खाने के लिए, बहुत अच्छे न्यूट्रिटिव फूड मिले खाने के लिए, तो किसका फॉर्मेशन, क्वीन का, जो फर्टाइल होगी और नॉर्मल बी ब्रेड पे फीड कर रही होगी, तो किसका, वर्कर बी का फॉर्मेशन होगा। सिंपल सी बातें हैं। अब मेरे क्वेश्चन का आप आंसर दीजिएगा, नेम एनी एनिमल्स इन विच माइटोसिस अकर्स इन हैप्लॉइड सेल। देख लीजिए ना, हनी बी, हनी बी में हैप्लॉइड सेल में माइटोसिस होता हुआ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? डन। तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा, मेल हनी बी। अच्छा अब अगले पॉइंट पे लेके आता हूं आपको कि काउज क्या है, माइटोसिस का, जिसको माइटोसिस की काउज की बात करते हैं तो इसको कर्ण प्लाज्म थ्योरी के थ्रू एक्सप्लेन किया गया। काउज कहने का मतलब क्या, क्या कुछ वजह रहा होगा जिसकी वजह से सेल डिवाइड कर रहा होगा, है ना। तो दो थ्योरी के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया गया। पहला थ्योरी हमारे पास कर्ण प्लाज्म थ्योरी, ये दिया गया था हर्टविग के द्वारा। अब इस थ्योरी के हिसाब से चले तो according to this theory the mitosis occurs due to disturbance in the karyoplasmic index of nucleoplasmic ratio of the cell। अब ये बातें हमें थोड़ी सी समझ नहीं आती, इतना इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ा मुश्किल लगता है, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश करता हूं, है ना। देखते हैं हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, है ना। तो हमारे पास एक सेल है, ये हमारे पास एक छोटा सा सेल है। अच्छा छोटा सा बनाता हूं, ये बड़ा सा हो गया। छोटा सा सेल हमारे पास है, ये छोटा सा सेल, छोटा सा न्यूक्लियस। ये सेल था पूरा का पूरा बोल लीजिएगा सेल, और ये इसके अंदर न्यूक्लियस हो गया। ये आपके इसके अंदर न्यूक्लियस हो गया ना, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस को हम लोग क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियस को हम लोग नाम देते हैं कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ द सेल। क्या नाम देते हैं, कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ सेल।
यूनिट ऑफ सेल। अच्छा एक बात बताइए कि ये कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ सेल कहां से थ्योरी आया, है ना? तो पहले इसी बात को एक्सप्लेन कर देता हूं कि सेल का कंट्रोलिंग यूनिट न्यूक्लियस कैसे, इस बात को कैसे प्रूव किया गया था, इस बात को मैं बताता हूं। एक ऑर्गेनिज्म है जिसको हम लोग बोल देते हैं एसिटाबुलेरिया। क्या नाम देते हैं? एसिटाबुलेरिया। ये इसका हेड रीजन है और इसका टेल रीजन है। ये आपका, ये इसको बोला जाता है लार्जेस्ट यूनिसेलुलर एल्गी। ये सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है। ये पूरा का पूरा एक ही सेल ही दिख रहा है ना? ये ऑर्गेनिज्म है एसिटाबुलेरिया, जिसको बोल देते हैं लार्जेस्ट यूनिसेलुलर एल्गी। लार्जेस्ट यूनिसेलुलर एल्गी। लार्जेस्ट यूनिसेलुलर एल्गी, एसिटाबुलेरिया दिख रहा है, लार्जेस्ट यूनिसेलुलर एल्गी दिख रहा है ना? इसमें दो पोर्शन देखने को मिल रहा है। ये वाला बोल लीजिएगा हेड पोर्शन देखने को मिल रहा है ना? हेड पोर्शन देखने को मिल रहा है। और ये इसकी बात कर लीजिएगा तो ये आपको टेल पोर्शन देखने को मिल रहा है। एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था। उस एक्सपेरिमेंट में एक कल्चर प्लेट लिया गया, है ना? ये एक कल्चर प्लेट लिया गया। इस कल्चर प्लेट में सबसे पहले टेल रीजन के कुछ पार्ट को रखा गया। ये टेल रीजन का पार्ट कुछ देखने को मिल रहा था, है ना? ये टेल रीजन का पार्ट देखने को मिल रहा था। ये कल्चर प्लेट है जिसमें बना बनाया खाना है। इसको पचा पचाया खाना दिया गया, बस एब्जॉर्ब करना है और ग्रोथ करना है। तो आफ्टर सम टाइम ये ग्रोथ तो करता है लेकिन पूरा का पूरा बॉडी बनाने में कैपेबल नहीं है। नॉट कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग एंटायर बॉडी। ये एंटायर बॉडी बनाने में कैपेबल नहीं है। फॉर्मिंग हेड रीजन बोल सकते हैं, टेल तो है ही है, तो हेड बनाने में कैपेबल नहीं है। लेकिन यही मैं काम करूं ऐसा कि यहां पे आपको एक कल्चर प्लेट ले लूं, इस कल्चर प्लेट पे मैं रख दूं किसको? हेड रीजन को। किसको? हेड रीजन को। जैसे ही हेड रीजन को रखते हैं थोड़े समय के बाद टेल इसमें बनना शुरू होता है। सो कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग हेड। फॉर्मिंग हेड। आपको इतनी सी छोटी सी बातें समझ में आई कि इस हेड में कुछ तो ऐसा होगा जो कि इस टेल को रीजनरेट करवा ले रहा है, लेकिन टेल में कुछ तो ऐसा नहीं है जो हेड को नहीं बना पा रहा है। अब ये जो कुछ तो बातें चल रही है ना, ये जो कुछ तो बातें है ना, वही है जो प्रोटीन को बना सकता है। और वो प्रोटीन को बनवाने वाला स्ट्रक्चर एक्चुअली में कौन सा है? तो बोल लीजिएगा न्यूक्लियस। कौन सा है? न्यूक्लियस। एंड दैट्स व्हाई वी से न्यूक्लियस इज द कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ द सेल। सेल का कंट्रोलिंग यूनिट कौन सा है? न्यूक्लियस है। तो अब मैं बताने की कोशिश करता हूं कि एक्चुअली में कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स थ्योरी कहना क्या चाहता है। तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स थ्योरी ये कहना चाहता है कि जब ये छोटा सा सेल था तो इसमें छोटा सा न्यूक्लियस था। छोटा सा सेल था तो छोटा सा न्यूक्लियस था। अब इस छोटे से सेल की बात कर लूं तो इसका साइज बढ़ गया। जिस हिसाब से इसका साइज बढ़ा है ना, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ा है ना, उस हिसाब से न्यूक्लियस का वैल्यू नहीं बढ़ा। अब न्यूक्लियस का वैल्यू नहीं बढ़ा तो न्यूक्लियस बेचारा अकेले कंट्रोल कर पाएगा क्या? न्यूक्लियस का कंट्रोल धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। तो न्यूक्लियस अपने कंट्रोल को वापस लाने के लिए चाहता है कि मेरे साथ एक और आ जाए। वो कंट्रोल वापस गेन करने के लिए, उसकी इच्छा नहीं है कि यहां पे कोई आए, लेकिन वो कंट्रोल उसका खत्म हो गया। छोटे से सेल को आराम से कंट्रोल कर पा रहा था, सेल का साइज बढ़ गया तो वो कंट्रोल नहीं कर पाया। सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं, आप और आपकी मदर का एग्जांपल देता हूं। आप जब छोटे थे ना तो आप हर बात अपनी मां से पूछ के करते थे। दैट मीन्स योर कंट्रोलिंग यूनिट वाज योर मदर। आपकी कंट्रोलिंग यूनिट आपकी मदर थी, है ना? अब सुनिएगा, जैसे जैसे सेल का साइज बढ़ा वो कंट्रोल धीरे धीरे खत्म होने लगा। जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं आपके कंट्रोलिंग यूनिट, मदर का आप साइज नहीं बढ़ रहा है ना? आपका हाइट वेट सब बढ़ता जा रहा था, मदर का हाइट वेट बढ़ता जा रहा था क्या? नहीं। मतलब जिस हिसाब से आपका ग्रोथ हो रहा है मदर का ग्रोथ नहीं हो रहा है। जिस हिसाब से सेल का ग्रोथ हो रहा था, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट का ग्रोथ हो रहा था, न्यूक्लियस का ग्रोथ नहीं हो रहा।
अब कंट्रोल धीरे धीरे खत्म होने लगता है, मदर का भी आपका कंट्रोल खत्म होने लगता है। जैसे आप जब बच्चे थे तो हर काम पूछ के अपनी माँ से कर रहे थे, थोड़े बड़े हुए तो आप अपने काम को मनवाने के लिए रोना धोना शुरू कर लिए, थोड़े और बड़े हुए तो थोड़ी झूठ बोलना शुरू कर लिए, अब जॉब लग गया, अब अपनी माँ को यह भी बताना उचित नहीं समझते हैं कि आप कर क्या रहे हैं, तो अब धीरे धीरे कंट्रोल खत्म हो गया माँ का। तो माँ तो चाहेगी ना वापस कंट्रोल गेन करना, तो आपके लिए दूसरा कंट्रोलर ला दे रहे। अब दूसरे कंट्रोलर आ गए तो अब तो उससे जवाब देना पड़ेगा ना कि हम जा कहां रहे, क्यों भाई, अब कंट्रोलर तो, अब दो कंट्रोलर एक साथ एडजस्ट करेगा क्या? दो कंट्रोलर कभी एक साथ एडजस्ट नहीं करते है ना। तो अब क्या होगा, बाउंड्री बनेगा, हमारा कंट्रोल यहां तक, तुम्हारा कंट्रोल यहां तक है ना, माँ का कंट्रोल यहां तक, आने वाले लोगों का कंट्रोल यहां तक। तो देखिए ना, ये दो न्यूक्लियस इसमें अगले स्टेज में मैं लेके चलूं तो इसी सेल के अंदर दो न्यूक्लियस आ गया, एक न्यूक्लियस यहाँ पे, एक न्यूक्लियस यहाँ पे, धीरे धीरे बाउंड्री बनना शुरू हो गया, धीरे धीरे बाउंड्री बनना शुरू हो गया भाई यहाँ पे। अब एक दूसरे का शकल भी देखना पसंद नहीं करते, देखिए एक दूसरे का शकल देखना नहीं पसंद कर रहे हैं, ये टूट के अलग हो जाता है। दिस इज द मेन थ्योरी ऑफ कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। सो आपकी रियल लाइफ से मैं एग्जांपल देके बताया कि एक्चुअली में कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स होता क्या है। अब इसी को वापस मैं लेके आता हूं यहाँ पे। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स कहने का मतलब क्या बोल लीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेल माइनस वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। ये Bn कहने का मतलब बोल लीजिएगा वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, और Vc कहने का मतलब क्या बोल लीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ सेल है ना। वॉल्यूम ऑफ सेल से वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस को माइनस कर दिए, देन देखिएगा क्या आ जाएगा। अब मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं है ना, एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, यहां पे आ जाइएगा, एग्जांपल बता रहा हूं। ये हमारे पास एक छोटा सा सेल था, सेल का साइज और वॉल्यूम दोनों मैं बता रहा हूं। यहां पे मैं बोल रहा हूं अच्छा इसको स्क्वायर शेप में कन्वर्ट कर देता हूं तो थोड़ा सा आपके लिए इजी होगा है ना, इसको मैं स्क्वायर शेप में कन्वर्ट कर दे रहा हूं। ये हमारे पास एक छोटा सा सेल देखने को मिल रहा था, ये एक छोटा सा सेल देखने को मिल रहा था, डन। या चाहेंगे तो आप इसको सर्कुलर मैनर में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, छोटा सा सेल था। अभी जो इस सेल का जो वॉल्यूम है ना, इस सेल का जो वॉल्यूम है, उस सेल का वॉल्यूम मान लीजिए 10 था, और इस न्यूक्लियस के वॉल्यूम की बात कर लूं ये Vc था, ठीक है, और इस न्यूक्लियस के वॉल्यूम की बात कर लूं Vn जो था वो हमारे पास 5 था। तो यहां पे मैं बोलूं कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स का वैल्यू क्या होगा, तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स का वैल्यू कुछ ये होगा Vn अपॉन Vc माइनस Vn, यही ना। Vc कहने का मतलब वॉल्यूम ऑफ सेल है ये, तो ये कितना आ जाएगा आपका 5 अपॉन Vc 10 माइनस 5, ये बोल लीजिएगा कितना आ जाएगा 5, डन। अब जब इसका साइज बढ़ता है, इसका साइज बढ़ गया है ना, तो इसका साइज जब बढ़ गया तो वॉल्यूम ऑफ सेल डबल हो गया है ना, ये आपका 20 हो गया, और Vn की बात कीजिएगा, Vn कितना हो गया, ये 5 हो गया। तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स के वैल्यू की बात कीजिएगा तो Vn अपॉन Vc माइनस Vn बोल लीजिएगा। Vn का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, Vc का कितना दिया हुआ है 20 माइनस 5, ये क्या बोल लीजिएगा 5 अपॉन 15, 5 अपॉन 15 दैट मीन्स ये आप बोल लीजिएगा 1/3, दैट मीन्स बोल लीजिएगा 0.333 समथिंग। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स का वैल्यू क्या हो गया, घट गया या बढ़ गया, घट गया। कंट्रोल सेल न्यूक्लियस का जो कंट्रोल था ना वो धीरे धीरे खत्म होने लगा, तो न्यूक्लियस अपने कंट्रोल को वापस गेन करने के लिए क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो सेल डिवीजन का पर्पस बता सकते हैं क्या, सेल क्यों डिवाइड करता है कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स थ्योरी के हिसाब से चले तो इफ देयर इज चेंज इन एनी कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स रेशियो इट विल इंड्यूस सेल डिवीजन। सिंपल सी बातों को लिख लेते हैं हम लोग है ना, इफ देयर इज चेंज इन change in कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स थ्योरी इंडेक्स थ्योरी नहीं रेशियो है ना, इट विल इंड्यूस
इंड्यूस सेल डिवीजन, सेल डिवीजन। डन। तो एक थ्योरी आपको समझ में आया बच्चे कि एक्चुअली में सेल डिवीजन का रीजन क्या है, एक थ्योरी में बताया। अगले क्लास में बच्चे मैं अगले थ्योरी के बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो क्या है। देन बच्चे, थैंक यू।